साउंडिंग पॉइंट की अजमल जामी दुनिया व्लॉग्स में अपने नारा मस्ताना के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जहांगीर तरीन खबरों में रहे इमरान खान साहब का जिक्र खैर भी होगा और उनके साथ गवर्नमेंट आगे क्या करने जा रही है कुछ जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन सरे 10 जहांगीर तरीन इन एक्शन है फ्रॉम लास्ट फ्यू वीक्स और मेल मुलाकातें उनकी जारी हैं। 80, 90, 100, 110, 120 अनगिनत लोगों से वो मिल चुके हैं। मैंने बहुत पहले अर्ज किया था कि मलिक अमीन असलम हूं या फवाद चौधरी साहब हूं, जैसे जितने भी अहम रहनुमा जो पीटीआई से राहें जुदा कर चुके उनसे भी इनकी मुलाकातें हो चुकी, राब्ते में वो हैं। और आज ऑन चौधरी ने तस्दीक की हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो तरीन साहब से एक अरसे से राब्ते में हैं, उनसे उनकी मेल मुलाकातें भी होती रही हैं। तो चर्चा था कि ये ग्रुप जो है ये क्या करेगा, चूंकि वो अलीम खान साहब से मिले उनकी रिहाइश का लाहौर आके, इसहाक खाकवानी, ऑन चौधरी और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। तो ये गूंज आई कि जी कुछ नया होने को है। तस्दीक कर देते हैं आपके सामने। खबर भी आज मैंने ब्रेक की थी ट्वीट की सूरत में भी, और इस बारे में कयास राई थी खबर क्या इसमें बनती है, लेकिन तस्दीक हो गई कि बिल आखिर जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो अब ग्रुप के बाद एक नई सियासी जमात बनाने का फैसला कर चुका है। इल्हाक करेंगे, कोई ब्लॉक बनाएंगे, कोई अलायंस बनाएंगे, नो मोर। ये तय हो गया आज जहांगीर तरीन ग्रुप के यहाँ से, जिसकी तस्दीक ऑन चौधरी ने की कि ये एक नई सियासी जमात का आगाज करने जा रहे हैं, उसका क़याम अमल में लाने जा रहे हैं। उसका नाम क्या होगा इस पर अलबत्ता अभी मुशावरत जारी है। एक राय ये आई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्ना शायद इसका नाम हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म ऑलरेडी मौजूद है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्ना समझ में नहीं आती। शायद इस पर मजीद गौर किया जाए। चंद दिनों बाद उम्मीद है और तवक्को है इनकी जानिब से कि ये इसकी अनाउंसमेंट कर देंगे। अब सवाल ये है कि ये तो एक और किंग्स पार्टी होगी। आपको याद होगा माजी करीब में जब मुत्तहिदा की तोड़फोड़ हुई तो मुस्तफ़ा कमाल साहब पाक सरजमीन के साथ मंजर आम पर आए, और फिर जो इंतखाबात जब हुए तो उनकी जमात के साथ क्या हुआ वो आपके सामने है। माजी में भी ऐसी अनगिनत नज़ीरें पाकिस्तानी सियासत में मौजूद है। जब किंग्स पार्टी का क़याम अमल में आए, चंद एक पार्टीज के अलावा बाकी जमातों का वजूद तक न रहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जब बनी थी वो हालात और थे, उनकी छतर छाया किसी और के ज़िम्मे थी और बाकी सियासी जमातों के लिए जगह तंग हो चुकी थी। इलेक्टेबल्स का दौर था, तब तो वो कामयाब हुई, लेकिन उसके बाद उसी काफिले के साथ क्या हुआ वो भी आपके सामने है। जो पैरेलल ड्रॉ किया जाता है जहांगीर तरीन की किंग्स पार्टी जो आने वाली है और जो मुस्तफ़ा कमाल की पाक सरजमीन थी, आई थिंक उसमें कुछ कॉमनैलिटीज तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क भी है। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं उनका जो जहाज़ नहीं था, उनका एटीएम नहीं था, उनके साथ इलेक्टेबल्स भी उस तादाद में नहीं थे जो होने चाहिए उतने असर रसूख के साथ। तो ये एडवांटेज जहांगीर तरीन को होगा, लेकिन रियल डिसएडवांटेज क्या होगा, रियल टेस्ट क्या होगा, वो भी अर्ज कर किए देते हैं। दैट इज वोट बैंक। क्या इलेक्टेबल्स के साथ, तैयारे के साथ, एटीएम के साथ इस दौर में 2023 में या 24 में आप वोटर को घेर सकेंगे? क्योंकि खान साहब इसी एक नुक्ते पर तकिया किए हुए बैठे हैं कि जिस पार्टी का वोट बैंक कम हो रहा हो तशवीश उसे होनी चाहिए। पीटीआई का वोट बैंक कम नहीं हो रहा और सोशल मीडिया रेवोल्यूशन है। यूथ का वोट 55% है पूरे रजिस्टर्ड वोटर में, जो उनकी बुनियादी उम्मीद का महवर हैं। तो लिहाजा इन हकायक और इस डिजिट के साथ क्या जहांगीर तरीन ग्रुप की जो नई पार्टी बनेगी वो इलेक्टेबल्स के साथ, पैसे के साथ, जहाज के साथ क्या वोटर को अट्रैक्ट कर पाएगा? मुश्किल लगता है, लेकिन जब इलेक्शन होंगे तब देखी जाएगी सूरत हाल क्या बनती है। अच्छा जी, और इसमें ये भी मैं आपको इत्तला दे दूं कि इस पार्टी में केपीके से बड़ी तादाद में पीटीआई के लोग शामिल होंगे। जो कल या परसों मैंने अर्ज की थी कि केपीके में आप नोट करें कि वहाँ एक पुरस्कार सी खामोशी है, चाहे वो खटक साहब के यहाँ से हो या दीगर उनके जिम्मेदारान के यहाँ से हो। इसके बावजूद कि खटक साहब उस मुज़ाकराती कमेटी में खान साहब ने उनका नाम लिखा हुआ है, वो खामोशी की वजह यही है कि उसमें से अक्सरियत जो है केपीके की जो बड़ी क़यादत है वो जेकेटी ग्रुप के साथ राब्ते में है। शायद इसीलिए वहाँ पे उस तरह से हलचल नहीं है, तोड़फोड़ नहीं है जो यहाँ पंजाब में हो रही है। और पंजाब में जो लोग छोड़ चुके, चाहे जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, खुसरो बख्तियार हो, फवाद साहब हो, अमीन असलम हो, दीगर हो, वो भी राब्ते में है। और कुछ मजीद नाम जो है उनको साथ जोड़ने का जो पैगाम है वो भी ऑन चौधरी ने आज हमें दिया, ऑन रिकॉर्ड दिया। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। दूसरी खबर, ये जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट है जो कानून बन गया सदर मुमलिकत के दस्तखतों के बाद, आपको याद होगा कि इसहाक साहब ने 25 तारीख को पेशन गोई की थी कि सदर मुमलिकत के पास दो ऑप्शंस हैं, एक रास्ते जुदा कर लें, दूसरा फाइल पे ना बैठे। तो जो सूरत हाल और जो शख्सियत ज़ेर बहस हैं वो जनाब
عارف الوی صاحب ہیں صدر مملکت، ان کے بیانات آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے واضح بیانات ہیں، جنہوں نے کوشش بھی کی مذاکرات کی بھی، معاملہ فہمی کی بھی، لیکن بات نہیں بن سکی۔ ایک تو خبریں افواہوں کی صورت میں آئیں کہ شاید وہ بھی چھوڑ رہے ہیں پارٹی کو، پارٹی سے اللہ تعالیٰ کا اظہار کر رہے ہیں، ایسا کرنا شاید ان کے لیے ممکن نہ ہو۔ تو پھر دوسری آپشن یہ بچتی ہے کہ صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے شاید آنے والے دنوں میں جو امپورٹنٹ فائلیں جاتی ہیں صدر کے پاس، جس کے اوپر دستخط ضروری ہیں، آئین کی ایک رسمی کارروائی لیکن ضروری ہے، اس کو اب نہ دبا پائیں، فائلوں کو شاید نہ دبا پائیں۔ انہوں نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا اور اس پر دستخط کا بھی جو قانون بن چکا ہے۔ آج جو سپریم کورٹ میں انتخابات التوا کیس میں جب اٹارنی جنرل نے یہ پیش کی، اس بارے میں انفارم کیا، تو جج صاحب نے کہا، جناب چیف جسٹس نے، کہ یہ کافی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک بات میں واضح کر دوں، عرفان قادر صاحب سے بھی آج ہماری بات ہوئی آن ایئر، اور اعظم نذیر تارڑ سے میری ذاتی طور پر بات ہوئی وزیر قانون سے۔ دونوں کے موقف میں تھوڑا اختلاف ہے۔ عرفان قادر سمجھتے ہیں کہ اس قانون سے نواز شریف اور جہانگیر ترین مستفید ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ قانون جو بھی ہے وہ آپ جان چکے کہ جی آپ فیصلہ جب آئے تو 60 دن کے اندر بھی آپ ریویو ڈال سکتے ہیں، اور اس کا اطلاق تب بھی ہوگا جب قانون بن چکا ہو، اس کے 60 دن بعد بھی۔ تو یعنی مؤثر بالماضی بھی کر دیا اور مستقبل کے لیے بھی اس کی آپشن کھول دی۔ لیکن اس قانون سے نواز شریف اور جہانگیر ترین مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ یہ میں اعظم نذیر تارڑ صاحب سے تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد آپ تک یہ خبر پہنچا رہا ہوں، کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کا فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ نواز شریف صاحب پہلے ہی ریویو، نظر ثانی یا اپیل کا آپشن استعمال کر چکے 2017-18 میں۔ البتہ اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ گنجائش ان کے لیے نکلے گی جو سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ ہے، جس پہ اسٹے دیا ہوا سپریم کورٹ نے، 8 رکنی لارجر بینچ ہے جس کی سماعت طلب کر لی ہے جناب چیف جسٹس نے، اور فری کین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ تو جو گنجائش نکلے گی ان کے لیے وہ دوسرے پروسیجر اینڈ پریکٹس بل قانون سے نکلے گی۔ یہ جو ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ ہے، اس سے نہیں نکلتی۔ اس کے بارے میں جو نون لیگ کے حلقے خوش فہمی مبتلا تھے، وہ غلط فہمی ہے۔ اصل گنجائش وہ ہے جو اعظم نذیر تارڑ بیان کر رہے ہیں۔ اور تیسری اور آخری بات یہ کہ جناب عمران خان صاحب کو جے آئی ٹی نے بلا لیا، جو 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کرے۔ یہاں 8 سے 9 جے آئی ٹیز بنی ہوئی ہیں پنجاب میں۔ جو ڈی آئی جی کامران عادل ہے، ان کی سربراہی میں یہ جے آئی ٹی، جس نے کل 4 بجے قلعہ گجر سنگھ کا جو ان کا آفس ہے وہاں طلب کیا ہے عمران خان صاحب کو۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی رائے میں تو عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے ایک انتہا تک پہنچی ہوئی سرکار اس سلسلے میں۔ تو یہ جو طلب کیا ہے اور آگے جو صورتحال ہے، اس میں خدشہ یا ایک کچھ ایسا سینیریو بن رہا ہے کہ شاید اگلے مہینے کے آغاز جو ہے وہ خان صاحب کے لیے کوئی اچھا نہ ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔